खैर, शुरू करते हैं। आज के इस तज्जिये में हम मॉडर्न फाइनेंस के तेजी से बदलते मंजरनामे का एक डीप डाइव लेने वाले हैं। हम बिल्कुल माइक्रो लेवल से शुरू करेंगे, यानी इंडिविजुअल कस्टमर चैटबॉट से, और वहां से सीधा मैक्रो लेवल तक जाएंगे, आलमी सतह पर सॉवरेन डेट की बारीकियों तक। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। तो हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले एआई और बैंकिंग सीएक्स, फिर सप्लाई चेन रिटर्न्स की बात करेंगे, उसके बाद बेज़ल 3 की ग्लोबल स्टेबिलिटी को देखेंगे और आखिर में सॉवरेन ईएसजी रूल्स के नए कवानीन पर नजर डालेंगे। चलिए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा एआई रीशेपिंग बैंक सीएक्स, रूल से जनरेशन तक। चलिए माइक्रो लेवल पर देखते हैं कि बैंक्स अपने कस्टमर्स के तजुर्बे को किस तरह बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब एक सवाल, क्या एआई सच में किसी कस्टमर का दिमाग पढ़ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब और साइफाई जरूर लगता है, लेकिन बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स अब सिर्फ बेसिक ऑटोमेशन से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो अब ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि कस्टमर को अपने मसले पर बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और एआई पहले ही उनकी जरूरियात को प्रैक्टिकली समझ जाता है। और इस सबका फायदा फौरी मालियाती मुनाफा। दरअसल बैंक एग्जीक्यूटिव्स ने कस्टमर सर्विस में जेनरेटिव एआई शामिल करने के बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन में पूरे 20% का हैरान अंगेज इजाफा रिकॉर्ड किया है। और बैंकिंग जैसी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री में 20% का फर्क लिटरली एक गेम चेंजर होता है। इस दुनिया की एक हकीकी मिसाल देखिए। वेल्स फार्गो का वर्चुअल असिस्टेंट फार्गो अब तक 2 करोड़, जी हां 20 मिलियन से ज्यादा इंटरैक्शंस अकेले हैंडल कर चुका है। रूटीन सवालात और पर्सनलाइज्ड बजटिंग अब एआई कर रहा है। नतीजा ये निकला कि कॉल सेंटर्स पर से प्रेशर खत्म हो गया और इंसानी स्टाफ अब उन मसाइल पर तवज्जो दे रहा है जहां वाकई हमदर्दी और इंसानी फैसले की जरूरत होती है। लेकिन यहां एक पॉइंट था। एबीएस जैसे इदारों ने जल्दी नोट किया कि पुराने रूल्स बेस्ड बॉट्स पर लोग सिर्फ 10% एडॉप्शन तक गए और वहां जाके एक दीवार सी आ गई, लिमिट क्रॉस ही नहीं हुई। इस वजह से कॉन्टेक्स्ट समझने वाला जनरेटिव एआई ही अब वाकई जेन्युइन पर्सनलाइजेशन का वाहिद रास्ता रह गया है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, अनलॉकिंग सप्लाई चेन रिटर्न्स, जहां हम रफ्तार की कदर को समझेंगे। रिटेल बैंकिंग से निकलकर अब जरा कॉर्पोरेट B2B ऑपरेशंस की तरफ देखते हैं। यहां सप्लाई चेन पेबल्स में एक ऐसी जबरदस्त फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी छुपी है जो अक्सर लोग बिल्कुल मिस कर देते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए एक रिवायती सप्लाई चेन फाइनेंस टर्म 2/10 नेट 30 को समझना जरूरी है। असल में ये एक छूट है जो तेजी से अदायगी के लिए बनाई गई है। अगर बायर 30 दिन की नॉर्मल मुद्दत के बजाय सिर्फ 10 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर कर दे तो उसे 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। अब बज़ाहिर 2% की बचत बहुत छोटी लगती है ना, लेकिन मैथमेटिक्स यहां जादू करती है। अगर आप 20 दिन पहले अदायगी करके ये डिस्काउंट हासिल करते हैं तो कैलकुलेशंस के मुताबिक ये सालाना 36% के रिस्क फ्री रिटर्न के बराबर बन जाता है। जी हां, 36%। ये महज तेजी से फैसला करने का एक शानदार इनाम है। ताहम इस मुनाफे को हासिल करने के लिए आपको मॉडर्न ऑपरेशंस और रॉकेट जैसी रफ्तार चाहिए। टॉप 20% बेस्ट इन क्लास इदारे अपने इनवॉइसेस सिर्फ 5.3 दिन में प्रोसेस कर लेते हैं और डिस्काउंट पकड़ लेते हैं, जबकि पुराने सुस्त इदारे उन्हें तकरीबन 25 दिन लगते हैं और वो इस सुनहरी मौके से बिल्कुल महरूम रह जाते हैं। खैर, अब कॉर्पोरेट सप्लाई चेन से थोड़ा और बाहर आते हैं। तीसरा हिस्सा, बेज़ल 3 ग्लोबल स्टेबिलिटी। यहां हम मैक्रो सिस्टम की तंजीम और उन आलमी कवानीन की बात करेंगे जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। अच्छा, जून 2025 की बिल्कुल ताज़ा मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक आलमी बैंकिंग की बुनियादी हालत इस वक्त इंतहाई मुस्तहकम है। जो ग्रुप 1 बैंक्स हैं, उनका बुनियादी सरमाया, जिसे कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रेशो कहते हैं, वो 13.9% पर बहुत स्टेबल हैं। आसान लफ्जों में इसका मतलब यह है कि आलमी मईशत किसी भी अचानक झटके को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जब इन फाइनलाइज्ड फ्रेमवर्क्स को कंप्लीटली लागू किया जाता है तो हमें थोड़ा गैप नजर आता है। ग्रुप 1 बैंक्स में फाइनल बेज़ल 3 फ्रेमवर्क के तहत तकरीबन 1 बिलियन यूरोस का कैपिटल शॉर्टफॉल सामने आता है और इसके साथ साथ टोटल लॉस अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रूल्स के मुताबिक मजीद 3.2 बिलियन यूरोस का मजमूई शॉर्टफॉल देखा जा सकता है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ खास कैटेगरीज, स्पेसिफिकली ऑपरेशनल रिस्क और आउटपुट फ्लोर्स, इन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को ऑटोमेटिकली और डायनामिकली एडजस्ट कर रही होती हैं। जैसे जैसे इंप्लीमेंटेशन आगे बढ़ती है, इन्हीं एलिमेंट्स पर सबसे ज्यादा दारोमदार होता है। और अब आखिर में सबसे वसी मैक्रो इकोनॉमिक लेंस पर आते हैं। चौथा हिस्सा, रीराइटिंग सॉवरेन ईएसजी रूल्स,
یہ سمجھنا واقعی ضروری ہے کہ اب قوموں اور ممالک کو انوائرمنٹل، سوشل اور گورننس یعنی ESG معیارات پر آخر کیسے جج کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روایتی کریڈٹ ریٹنگز اب ٹھیک سے کام نہیں کر رہی۔ پرانی ریٹنگز کسی بھی ملک کی مکمل سسٹینیبلٹی یا موسمیاتی اور سماجی خطرات کو ٹھیک سے کیپچر نہیں کرتیں۔ اب کسی ملک کی کلائمیٹ چینج کے خلاف مزاحمت اور قدرتی وسائل کے استعمال کو نئے سرے سے پرکھنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ دولت کا تصف تھا۔ را ESG سکورز ہمیشہ غریب ایمرجنگ مارکیٹس کو انہیرنٹلی پیچھے رکھتے ہیں کیونکہ امیر ممالک بآسانی ہائی سکور لے لیتے تھے، لیکن GDP ایڈجسٹڈ ماڈل نے گیم بدل دی۔ یہ ماڈل پرفارمنس کو ملک کی حقیقی آمدنی کے حساب سے ایڈجسٹ کرتا ہے تاکہ سب کے لیے بالکل ایک جیسا لیول پلینگ فیلڈ بن سکے۔ اور جیسے ہی ہم ویلتھ کے اس تصب کو نکالتے ہیں تو جو حقیقی سگنیفیکنٹ ESG آؤٹ پرفارمرز ہیں ان کی لسٹ بالکل مختلف اور واضح دکھتی ہے۔ اس اپروچ سے سوئٹزرلینڈ اور سویڈن جیسے ممالک سسٹینیبل ریزیلینس میں سب سے آگے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ تو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کے لیے اس سب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ٹاپ ٹیئر ESG ممالک کو مارکیٹ لٹرلی ریوارڈ کرتی ہے۔ انہیں سگنیفیکنٹلی کم ساورن بانڈ سپریڈز ملتے ہیں۔ جہاں ٹاپ ٹیئر صرف 280 بیسس پوائنٹ پر ہے، وہاں باٹم ٹیئر 606 بیسس پوائنٹس پر کھڑی ہے۔ یہ مالیاتی لحاظ سے ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ٹاپ ٹیئر کے لیے۔ آخر میں ڈیٹا اس بات کو بالکل پرفیکٹلی الائن کر دیتا ہے۔ انسانی ترقی اور سسٹینیبلٹی کی بہتری صرف کسی ملک کے عوام کے لیے ہی مثبت پیش رفت نہیں ہے، بلکہ اب یہ سیدھا سیدھا اس ملک کے فائنینشیل انسینٹیوز اور سپریڈز کے مفاد سے جڑ چکی ہے۔ تو ناظرین، بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے۔ AI کے ذریعے بینکنگ کسٹمر کی ضروریات کو پہلے سے جاننے سے لے کر عالمی سوورن ڈیٹ کو نئی شکل دینے والے نئے ESG میٹرکس تک ہمارا پورا مالیاتی نظام بہت تیزی سے ایوالو ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جہاں ٹیکنالوجی، لیکوڈیٹی اور سسٹینیبلٹی آپس میں اس طرح مل رہے ہیں، وہاں اگلے فائنینشیل دور کو آخر شیپ کون دے گا، اور وہ کون سی سٹرکچرل تبدیلی ہوگی جو آنے والی پوری دہائی کو ڈیفائن کرے گی۔ اس پوائنٹ کے ساتھ ہم آج کا یہ تجزیہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ڈیپ ڈائیو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ پسند آیا ہے تو ہمیں سپورٹ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔